गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शेरदार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वेबिनार के बारे में चंद महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से मेरा यह नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले। अपने साथ एक नोटपैड, एक पेन और पानी की बोतल रखें ताकि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई और सिखाई जाए आप उसे नोट कर ले। अगर इंटरनेट कनेक्शन या और किसी वजह से आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इस प्रोग्राम की ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप सभी अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है। कृपया इस लिंक पर जाकर अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें भेज दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शायद आप सोच रहे होंगे, भाई सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी तक इस आज के विषय के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस फैसिनेटिंग सब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, यानी कि पूरा विश्व एक गांव समान हो गया है। और इसका कारण है यातायात और आवागमन के जो साधन है, उन साधनों में जो भारी मात्रा में क्रांति हुई है वही। आप आज सैकड़ों हजारों किलोमीटर का जो सफर है चंद घंटों में तय कर सकते हैं, और साधन है विमान। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा विमान उड़ानें भरते हैं। आज पूरी दुनिया भर में प्रतिदिन 60 लाख से ज्यादा लोग विमान यात्रा करते हैं, परंतु आज भी दुनिया की आबादी के प्रमाण में यह सिर्फ 0.01% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री में कितनी प्रगति के अवसर आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में हम अब से कुछ ही देर में जानने वाले हैं, और यही विषय है हमारा आज का एविएशन इंडस्ट्री एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरुआत करते हैं हम एमबी वीडियो के साथ।
दोस्तों, अब मैं आपके सामने एमसीएल विजन, मिशन और वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारे आज के थॉट ऑफ द डे का और आज का सुविचार है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने के लिए चाहिए संयम और दृढ़ विश्वास, जो हमारे आने वाले स्पीकर में कूट कूट के भरा है। कदम कदम पर मुसीबतें आई, लेकिन वह चट्टानों की तरह अटल रही। दोस्तों, उनके विश्वास का फल आज हम देख रहे हैं और बहुत जल्द चखेंगे भी। तो चलिए आमंत्रित करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, टेक्नोक्रेट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण कुछ गड़बड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है। नो मैटर, लेट्स गो अहेड। दोस्तों, आज का विषय एविएशन इंडस्ट्री एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे पुराणों में भी विमानों का उल्लेख है। दोस्तों, हर बार इंसान को आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की चाह थी, लेकिन इस आविष्कार का आगाज 19वीं सदी के शुरुआत में हुआ और उसके बाद पूरे विश्व के जो संकल्पना थी वही बदल गई। दोस्तों, इस विषय के बारे में और विस्तार से आपके सामने रखने के लिए मैं जिस स्पीकर को आज यहाँ पर आमंत्रित करने वाला हूं, उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है, मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई हरा नहीं सकता जब तक वो खुद हार न मान ले, और हार मानना इनकी फितरत में नहीं। जब जब जिंदगी ने इनके सामने चैलेंजेस फेंके हैं, तब तब इन्होंने उस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, मेरा घर, मेरा परिवार, इतना संकुचित विचार करने के बजाय संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना घर मान के इन्होंने उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पे उठाई है, और इसका माध्यम है एमसीएल। जी हाँ दोस्तों, जिनकी एक झलक पाते ही हमें ऊर्जा मिलती है। मैं उस व्यक्ति को इस मंच पे अब आमंत्रित करने जा रहा हूं, तो दिल थाम के बैठिए। अब आपके सामने आ रहे हैं ट्रू विजनरी ऑफ दिस सेंचुरी, द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट डेडिकेटेड एमसीएल के रचनाकार और शिल्पकार, द पावर हाउस ऑफ एमसीएल, डॉक्टर श्याम घोलप सर। I am unable to start my video. Host. Host, can you please? Yes. It is done. It is done. Great. Thank you very much. Thank you very much, मंगेश सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो, हर पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक ये इतना बड़ा टॉपिक है कि वो शायद एक प्रेजेंटेशन में या एक वेबिनार में उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस टॉपिक के शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट संज्ञाएं हैं, कुछ टर्म्स है जो समझना एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस बहुत जरूरी है। उसमें से पहली चीज है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन यानी फिजिकल मूवमेंट, लोगों की या वस्तुओं की एक जगह से दूसरी जगह जो फिजिकल मूवमेंट होती है उसको हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और कई सारे ऐसी चीजें होते हैं कि जिनके साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन क्या है? तो जैसा हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से वस्तुओं का या लोगों का
स्थलांतर, या स्थलांतर नहीं बोल सकते, मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट बोल सकते हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का, सूचना का, या जो आपके पास माहिती है उसका कम्युनिकेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन के जो माध्यम है वो होते हैं ईमेल, पत्र और टेलीफोन। तो ये ईमेल, पत्र, टेलीफोन से मिलके जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह देते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन। और एक जो टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग हमेशा कंफ्यूज या हमें अच्छी जानकारी नहीं होती, उसका मतलब, उसका नाम है लॉजिस्टिक्स। बहुत बार हमको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा ऐसा शब्द है। लॉजिस्टिक में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जहां से वो निर्माण होती है, उस निर्माण से लेके जहां वो कंज्यूम होती है या जहां उसका उपयोग होता है, उस कस्टमर तक ये पूरी जो वैल्यू चेन है उसको संभालना यानी लॉजिस्टिक है। तो इसका मतलब जो एक बार उस चीज की निर्मित होने के बाद उसकी पैकेजिंग, उसका इंश्योरेंस, वो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके लगने वाले सभी कागजात, सभी कंप्लायंसेस, उसका पूरा ट्रेवल, उसके पूरे जो वेंडर्स को संभालना जो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इसमें रिस्क जो होती है इस ट्रांसपोर्टेशन की उसको संभालना, ये सभी चीजें होती है लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लानिंग का विषय है, और इस प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में एक छोटा सा पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके ऑलमोस्ट 4 ग्रॉस हम लोग मोड बोल सकते हैं जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। नंबर 1 सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मोड है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड के ऊपर से, रोड का जो नेटवर्क है उसके ऊपर से ये जो गाड़ियां चलती है उससे मैक्सिमम ये लोगों की और वस्तुओं की, चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरे स्थान पे है रेलवे, जिसमें ये लोग और वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तीसरे स्थान पे पहले था जल वाहतुक, लेकिन आज की तारीख में तीसरे स्थान पे है एयर, हवाई वाहतुक। हवाई वाहतुक में भी सब तीसरे स्थान पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और फ्रेट कार्गो का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ऑफ कोर्स चौथे स्थान पे है जल वाहतुक। जल वाहतुक जो समुद्र से भी होती है और नदियों से भी होती है। आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानने वाले हैं उसका नाम है एविएशन इंडस्ट्री। अब ये एविएशन इंडस्ट्री यानी क्या? तो एविएशन इंडस्ट्री यानी ये हवाई वाहतुक, यानी जो भी चीज फ्लाई करती है, जो उड़ती है, उस चीजों से लेके उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ, यानी उसकी रिसर्च डेवलपमेंट, निर्माण, बिजनेस, ये सब कुछ जो एक विषय में आता है, उस विषय, उस बिजनेस, उस सेक्टर का नाम है एविएशन इंडस्ट्री। दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री में जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जैसे हमने देखा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में होती है गाड़ियां, 2 पहियों की, 3 पहियों की, 4 पहियों की। रेलवे में होता है, ट्रैक पे होती है रेलवे। वैसे ही इस हवाई वाहतुक में या एविएशन इंडस्ट्री में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम लोग कहते हैं हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट। अब इस हवाई जहाज के भी प्रकार है। पहला जो प्रकार है, ऐसे हवाई जहाज जो हवा से हल्के हैं। अभी हवा से हल्के हवाई जहाज यानी कैसे? तो ऐसे हवाई जहाज बनाए जाते हैं जहां उसके अंदर इस तरह का वायु होता है जो हवा से हल्का होता है। बचपन में आपने या अभी भी आपने गुब्बारे तो देखे होंगे, तो गुब्बारे में जो हवा, जो वायु होता है उसका नाम होता है हीलियम। वो हवा से हल्का होता है, इसकी वजह से वो गुब्बारे ऊपर ऊपर चला जाता है। तो ये जो इस तरह के एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है, ये एयरक्राफ्ट, इसमें ऐसी हवा होती है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है कि जिसकी वजह से ये ऊपर चले जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी हम लोग एविएशन इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हम लोग एक बड़े प्लेन के बारे में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्लेन, जब इस प्लेन की खोज हुई उसकी बहुत पहले ये जो ऐसे हवाई जहाज है, जो हवा से हल्के हवाई जहाज है, उनका निर्माण हुआ था। और ऐसे ही बहुत फेमस ये जो लाइटर देन एयर, इस एयरक्राफ्ट इस श्रेणी में जो आते हैं उसका नाम है हॉट एयर बलून। यानी एक तो हमने देखा कि हवा या वायु ऐसे होता है जो हल्का होता है और वो चला जाता है और लेके जाता है ऐसे यान को। लेकिन दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हवा को गर्म किया जाता है
और जैसे हवा गर्म होती है उसकी घनता डेंसिटी कम होती है, और जैसे घनता उसकी डेंसिटी कम होती है वो पूरा एक बड़ा सा बलून होता है, गुब्बारा होता है, जो गुब्बारा एक छोटे से उस पैसेंजर या उस चीज को लेके आगे जाता है, ऊपर ऊपर वो आकाश में जाता है, ट्रेवल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जैसे भी हमें लगता है कि अभी यहाँ उतरना है, तब आप उस गर्म हवा जिससे हो रही है उस स्टोव को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, और वो गुब्बारा नीचे आता है। दोस्तों ये गुब्बारा जब एयरप्लेन की खोज हुई उसके लगभग 125 साल पहले इसकी खोज हुई। दुनिया में पहली बार जब एक गुब्बारा उड़ाया गया, हॉट एयर बलून उड़ाया गया, तब उसमें कुछ जानवरों को रखा गया, और इस जानवरों को लगभग 15 मिनट तक वो आकाश में थे और बाद में वो नीचे आए। लेकिन बाद में जैसे एयरप्लेन आया तो इसकी जो इसको विशेषता है वो कम हो गई, इसके ऊपर काम करना कम हो गया। लेकिन पिछले 50 साल से फिर से इसमें इंटरेस्ट आया है, और ये इंटरेस्ट अभी इतना आया है कि हर साल मेक्सिको में इस हॉट एयर बलून का उत्सव होता है। जैसे हम लोग हमारे यहाँ पतंग का उत्सव करते हैं, उसी तरह मेक्सिको में सिर्फ इस हॉट एयर बलून का उत्सव करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के ये हॉट एयर बलून्स है, और इसमें भी अभी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ये पूरी इंडस्ट्री मैक्सिमम डिपेंडेंट है, वो है हेवियर देन एयरक्राफ्ट, यानी हवा से जो ज्यादा वजनदार है और जो मशीन से उड़ते हैं, उसका नाम है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में अगर जो पहले एयरप्लेन है, इसकी खोज किसने की? अगर पूरी दुनिया में अगर आप पूछेंगे तो पूरी दुनिया में यही डॉक्यूमेंटेड है कि इसकी खोज राइट बंधु जो अमेरिका में थे, इन्होंने 1903 में की। क्योंकि इन्होंने ये सब किया, इसके दस्तावेज, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके सबूत लोगों के पास है और ये कहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में इसके पहले लगभग 8 साल पहले एक युवक, एक शिवकर बापूजी तळपदे, जो बॉम्बे में रहने वाले एक शास्त्रज्ञ, एक टीचर थे, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में वो टीचर थे, लेकिन उनका बाकी के विषयों में भी बहुत अच्छा अभ्यास था। उन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, लेकिन इसको पुष्टि देने वाले जो पर्याप्त ऐसे डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए, जो सबूत होने चाहिए, वो नहीं है। इसकी वजह से ये लोग मानते नहीं कि इन्होंने पहला हवाई जहाज तैयार किया। दोस्तों, इसके ऊपर एक फिल्म ही बनी है जिसका नाम है हवाईजादा। 2015 में ये मूवी बनी है, जिसमें आयुष्मान खुराना इन्होंने काम किया। लगभग अभी तक भी, यानी 3-4 साल पहले तक भी, इंटरनेशनल जो साइंस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी भारत ने रिप्रेजेंटेशन किया था कि आप राइट बंधु का नाम निकाल के इनका नाम दो, क्योंकि इन्होंने दुनिया में पहले हवाई जहाज की खोज की है। लेकिन ऑफ कोर्स विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट जो सबूत है वो न होने के कारण ये इसको अभी तक माना नहीं गया है। दोस्तों, इस एविएशन इंडस्ट्री को लेके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हमें समझना जरूरी है। नंबर 1 है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये एविएशन इंडस्ट्री जो है, इसकी हर चीज को लेके जो पढ़ाई की जाती है, जो इंजीनियरिंग है, जो साइंस है, उस साइंस को पूरी तरह से मिला के जो ब्रांच, जो शाखा या जो बड़ा सेक्टर तैयार होता है, उसका नाम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। लेकिन इस एरोस्पेस इंजीनियरिंग की भी 3 अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है एरोनॉटिक्स। अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक जो ब्रांच है उसका नाम है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में वो सभी हवाई जहाज जो वातावरण में उड़ते हैं, यानी हमें पता है कि पृथ्वी है, उसके जो सराउंडिंग है वो वातावरण है, और वातावरण के बाहर अंतरिक्ष है, स्पेस है। तो इस वातावरण में जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनकी पढ़ाई करने वाला जो फिजिक्स है, जो इंजीनियरिंग की जो शाखा है, उसे हम लोग कहते हैं एरोनॉटिक्स। दूसरा है एस्ट्रोनॉटिक्स। ऐसे सब हवाई जहाज जो इस वातावरण के बाहर काम करते हैं, जो बाहर उड़ाए जाते हैं, जिसमें रॉकेट आते हैं, जिसमें सैटेलाइट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आते हैं, ये सभी
इनकी सभी जो पढ़ाई है, इनकी जो इंजीनियरिंग है, इनका जो विषय है, इन्हें हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स। और तीसरा है बैलिस्टिक्स। ये सभी हवाई जहाज को उड़ाना, उनको जमीन पे लेके आना, इन सभी मैकेनिक्स का जो शाखा काम करती है, जो इंजीनियरिंग की ब्रांच काम करती है, उन्हें हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक्स। दोस्तों, इसके अलावा ये सभी जो हवाई जहाज हमें दिखाई देते हैं, उसे हम फिक्स्ड एंड डायनामिक विंग्स के हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिक्स्ड विंग्स यानी ऐसे हवाई जहाज जिसके पंख फिक्स्ड है, जो हिल नहीं सकते, इनको हम लोग कहते हैं एरोप्लेन, जो हम लोग अक्सर देखते हैं। और ऐसे हवाई जहाज जिसके पंख घूमते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा एक ऐसी टर्म्स है जिसको हम लोग हमेशा एक ही समझते हैं, यानी एविएशन इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री। दोस्तों, इसमें बहुत फर्क है। एविएशन इंडस्ट्री यानी जैसे मैंने कहा, इसमें सब कुछ जो चीज उड़ती है उसके हर एस्पेक्ट से लेके सब चीज की पढ़ाई, सब चीज का बिजनेस, अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो हर कुछ जिसमें आता है उसको हम लोग कह सकते हैं एविएशन। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री यानी क्या? तो एयरलाइन इंडस्ट्री यानी इस हवाई, ये जो वाहतुक है, हवाई जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके माध्यम से लोगों का और वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना, लेके जाना, इसको हम लोग कहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क इसमें है। एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी संकल्पना है और उसका एक छोटा सा पार्ट है एयरलाइन इंडस्ट्री। तो आज जिसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर से, वो है एविएशन इंडस्ट्री। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री का जो महत्व है वो दिन ब दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन का ये जो माध्यम है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसे मंगेश सर ने कहा कि पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल गांव बन चुकी है। लोग चाहते हैं कि एक बहुत कम समय में दुनिया के एक कोने से आप दूसरे कोने में जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपकी बात नहीं, लेकिन अगर एक कोने में आप कोई माल तैयार कर रहे हो, आप कोई वस्तु तैयार कर रहे हो, तो बहुत कम समय में वो दूसरी जगह जा सकती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एविएशन। तो दिन ब दिन बहुत तेजी से ये सेक्टर बढ़ रहा है। ये सेक्टर के बारे में इतनी सारी जानकारी है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतना सारा डिस्कशन हो सकता है कि जो ऑफकोर्स ये इस छोटे से वेबिनार में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये जो इंडस्ट्री, इस बिजनेस के एंगल से इसे देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस बिजनेस के भी दो बिग कैटेगरीज है। एक है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन यानी नागरी वाहतुक, उसमें आ सकता। तो उसमें सभी ये जो सिविल के जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बिजनेस के माध्यम से जो फ्रेट या कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी उसमें आती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर उतना ही, वो है मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री। अभी मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री यानी हर देश की एक खुद की वायुसेना है। उस वायुसेना में जो माध्यम है इस कम्युनिकेशन का या सभी चीजों का, वो हवाई जहाज ही है। इस हवाई जहाज में हर देश के अपने अपने जरूरतें हैं। उसके हिसाब से ये हवाई जहाज की निर्माण होता है, उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे हवाई जहाज इस मिलिट्री एविएशन में है, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कि एक हवाई जहाज में बहुत सारे छोटे छोटे जो लड़ाकू विमान है उसको डाला जाता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बात है, ऐसे भी हवाई जहाज है। अगर साधारण आप देखोगे तो एक हवाई जहाज अगर एक अपने देश की सीमा छोड़ के दूसरी देश की सीमा में जब एंटर करता है तो वहां रडार होते हैं, जो रडार ऐसे ऑब्जेक्ट को इमीडिएटली डिटेक्ट करते हैं और उसको मार गिराते हैं। लेकिन ऐसे भी हवाई जहाज बने हैं कि जो इस रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होते। इसके आगे चल के ऐसे भी हवाई जहाज इस मिलिट्री एविएशन में है कि जहां लोग नहीं चलाते, अपने आप चलते हैं। उसके आगे चल के अभी ऐसे एविएशन इंडस्ट्री में इनोवेशन आ गया है कि ये पूरा काम अभी ड्रोन से भी हो रहा है। ड्रोन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन इस मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री में, जो हर देश अब इसको कर रहा है।
दोस्तों कुछ इस इंडस्ट्री में जब हम लोग बात करते हैं तब कुछ बड़े एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसका भी नाम समझना और याद रखना जरूरी है। इसमें नंबर 1 जो कंपनी है वो है बोइंग। बोइंग कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा प्लेन बनाती है, या ये एयरक्राफ्ट है उसका निर्माण करती है। दोनों पैसेंजर भी है और जो फ्रेट तैयार करती है वो भी। अमेरिका बेस्ड ये कंपनी है। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है एयरबस। एयरबस ये यूरोप की कंपनी है और बहुत बड़े शानदार ऐसे प्लेन बनाने में इसका नाम है, और दूसरे क्रमांक का बिजनेस ये एविएशन इंडस्ट्री में करती है। तीसरी जो कंपनी है वो बोम्बार्डियर, यानी सबसे शानदार सबसे आलीशान ऐसे जो प्लेन बनाने में ये कंपनी माहिर है, और बिजनेस करने में ये कंपनी तीसरे स्थान के ऊपर है। कनाडा की ये कंपनी है। चौथे स्थान पे अगर आप देखोगे तो सेस्ना करके अगेन अमेरिका की एक कंपनी है। ये कंपनी जानी जाती है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट के लिए। जो प्राइवेट और जो छोटे छोटे जेट्स हैं, जो आलीशान बिजनेस क्लास या सिर्फ लग्जरी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे प्लेन बनाने का काम ये कंपनी करती है। दोस्तों ये सभी कंपनी की जो कंपनी है, बहुत सारी कंपनी, इसमें सिर्फ मैंने ये पहले 4 आपको बताई, बहुत सारी कंपनी के नाम है, लेकिन इसमें हमारे भारत की कोई भी कंपनी आज की तारीख में नहीं है जो कर रही है। एक कंपनी का नाम मैं आपको यह बताना चाहूंगा, उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पिछले 60 सालों से ये कंपनी भारत में हमारे जो लड़ाकू विमान है वो बनाने का काम करती है, और बहुत अच्छी तरह से रिसर्च डेवलपमेंट में भी ये कंपनी है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र में भी इसके प्लांट है, और एक बैकबोन ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ऐसे इनको हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सालों से प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें लाइसेंसेस या ये सेक्टर खुला किया गया है, जिसके चलते अभी टाटा, महिंद्रा, भारत फोर्ज ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस सेक्टर में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये सब एयरक्राफ्ट्स, अलग अलग तरह के विमाने और उसके पार्ट्स, सर्विस, ये सभी चीजों का काम उन्होंने शुरू किया है। ये पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम अमेरिकन कंपनीज है, यूरोप कंपनीज है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। लेकिन इसके पीछे 25-30 साल का, 30-35 साल का उनका अनुभव भी है, उनका काम भी है, जिन्होंने अभी इसके ऊपर इस एविएशन इंडस्ट्री में किया है। एक तो ये एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए उसकी जानकारी, उसका एक्सपीरियंस ये होना जरूरी है। हमारे देश में इस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इन एविएशन सेक्टर ये अभी चालू हुआ है, और आगे के 10-15 साल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे खुद की कुछ ऐसी कंपनियां हो जो 100% हमारे सभी एयरक्राफ्ट हमारे देश में बनाए। और ऐसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं जो इसके ऊपर अच्छे काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर जैसे कैप्टन अमोल यादव है, जिन्होंने भारत का पहला 100% स्वदेशी ऐसा जेट बनाया है। दोस्तों अलग अलग तरह के इस एयरलाइन के बिजनेसेस होते हैं। इसमें पहला है जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है। तो ये जो एयरलाइन में जो कंपनियां काम करती है, नंबर 1 कैटेगरी इंटरनेशनल, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन करती है लोगों का या कार्गो का, वो 2 देशों के बीच में होता है। ऐसे कई सारी कंपनी हमारे देश में भी है जो इंटरनेशनल ये फ्लाइट चलाती है। दूसरी जो है वो है नेशनल यानी डोमेस्टिक, या ऐसी कंपनी की जो सिर्फ एक देश में, हमारे देश में काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह में, वो देश के बाहर नहीं उड़ान करती। और तीसरा है रीजनल में तो ऐसा समझे कि अगर भारत देश में कुछ कंपनी ऐसे की जो सिर्फ साउथ में काम करते हैं, कुछ कंपनी ऐसे की जो सिर्फ नॉर्थ में काम करती है, कुछ कंपनी नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये कंपनी जो सिर्फ उस रीजन में काम करती है उन्हें कहा जा सकता है रीजनल। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर आप देखोगे तो इनका बिजनेस भी देखिए तो बहुत बड़े पैमाने में इनके रेवेन्यूज सालों में है, यानी $42 बिलियन। ये नंबर 1 जो कंपनी है वो इतना रेवेन्यू करती है, वो भी ये फिगर 3-4 साल पहले की है। लेकिन आप इनमें देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अमेरिकन हैं, और बाद में यूरोप का नंबर आता है। अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है कि सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट, सबसे ज्यादा कंपनियां इसमें काम करने वाले, सबसे ज्यादा जेट्स, ये सभी कुछ जो सबसे ज्यादा है वो अमेरिका में है, और उसके बाद फिर यूरोप आता है। हमारे देश के जो कंपनी है उसमें इनका नाम अभी तक
नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में ये वेरी मच पॉसिबल है। अभी इस एयरलाइन में ये कंपनियां की जो बिजनेस मॉडल है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वो फुल सर्विस मॉडल, यानी ये अपने ग्राहकों को उनके ट्रांसपोर्टेशन के साथ वो बाकी की सभी सुविधा देती है। यानी आपका पूरा जो लगेज है, जितना भी आप लेना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं, वो आपको खाना सोना बाकी सब कुछ ये आपको सर्विस देती है। दूसरी जो एयरलाइन की श्रेणी है, जो बिजनेस मॉडल है और काफी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है लो कॉस्ट मॉडल। अभी लो कॉस्ट मॉडल में आपको बहुत ज्यादा लगेज आप लेके जा नहीं सकते, बहुत कम लगेज आप लेके जा सकते हैं। दूसरा, आपको खाना पीना उसमें कुछ आपको मिलता नहीं, सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो माध्यम है वो उसमें होता है। और लोग ये कंपनी देखते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रांसपोर्टेशन करवाएं और अपना रेवेन्यू करें। तीसरा जो है वो चार्टर मॉडल, यानी जैसे हम लोग आज ओला उबर देखते हैं, प्राइवेट टैक्सी होती है, उसका ड्राइवर होता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है, वैसे ही एयरप्लेन के बारे में भी होता है। बिजनेस जो कंपनियां हैं वो बिजनेस के बारे में जब उनको उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तब ये चार्टर प्लेन का उपयोग करती है। या शादियां या ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं कि जहां से लोगों को जाना होता है तब भी ये इसका उपयोग करती है। एक और श्रेणी है जिसका नाम है कार्गो फ्रेट मॉडल। इसमें कुछ कंपनियां दुनिया में ऐसी है कि जो इस पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में जाते ही नहीं, वो काम ही नहीं करते। वो सिर्फ काम करते हैं कि एक जगह से वस्तुओं का ये जो सामान है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जाए। और इस कंपनी में जब से हम लोग देख सकते हैं, फेडेक्स नंबर 1 कंपनी है, यूपीएस ये दूसरे नंबर की कंपनी है, और ऐसे कई सारी लोकल जैसे कतार, चाइना, इनकी लोकल अपने अपने देश की सिर्फ कार्गो करने वाली एयरलाइंस है। और नेक्स्ट, अभी आपने बहुत दिन से सुना होगा स्पेस टूरिज्म। कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसे इंथुजियास्ट है कि जो ऐसे कंपनियों का, ऐसे एयरलाइंस का या ऐसे बिजनेस मॉडल को डेवलप कर रही है कि जहां एज अ टूरिस्ट आप अंतरिक्ष में जा सकते हो। और इसमें दुनिया के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है उसमें वो शामिल है। यानी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ये भी आपको अंतरिक्ष में लेके जाके वो स्पेस टूरिज्म वगैरह कराएगी। दूसरी जो कंपनी है जो दूसरे स्थान पे दुनिया के सबसे अमीर पर्सन है, जिनका नाम है इलॉन मस्क, जिनकी कंपनी टेस्ला जिसके नाम से वो जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है स्पेसएक्स, वो भी करती है। और तीसरे ये है रिचर्ड ब्रांसन, जिनकी कंपनी का नाम है वर्जिन, ये भी इसमें काम करती है। तो आने वाले दिन में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा एक सेक्टर, एक ऐसा बिजनेस मॉडल भी तैयार हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ये एग्रीकल्चर में भी एविएशन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा सेक्टर जो हमारी पूरी फैमिली एमसीएल, और इसके लिए जो कृषि या खेती की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कृषि और खेती में भी एविएशन का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो दुनिया में जब से ये एविएशन शुरुआत हुई है, एयरप्लेन शुरुआत हुए हैं, उस तब से ही एग्रीकल्चर में, खेती में इस विमान का, इस एयरक्राफ्ट्स का, इसका उपयोग शुरू हुआ है। 1921 में जब बहुत आपको पता है कि अमेरिका में और बाहर की जगह पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, तो वहां लोगों की संख्या कम होती है, इसलिए भी उन्होंने इसकी एयरक्राफ्ट की, विमान, इसकी जो सेवा है उसकी शुरुआत की कि कैसे इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। लेकिन एक जगह पे जब बीमारी बहुत बड़ी थी, तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिवली इन्होंने इस एयरक्राफ्ट का उपयोग किया था। यानी विमान में वो पूरे इंसेक्टिसाइड, वो पूरी दवाइयां उन्होंने लगाई, और वो दवाई उन्होंने पूरे जहां खेतों में बीमारी थी वहां उन्होंने छिड़की। बाद में ये सभी चीजें फर्टिलाइजर और बाकी की चीजों में भी हो गई। लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि जहां जहां खेती में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी बनी है, जैसे इजराइल है, बाकी के हमारे आजू बाजू के देश है, जिसपे हर एकड़ से जो खेती का जो पार्ट है उसमें से मैक्सिमम कैसे आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं, हर चीज के लिए आज वो एविएशन का उपयोग करते हैं। यानी जमीन कैसी है,
कहाँ कितना पानी देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, वो देखने के लिए भी ड्रोन का आज उपयोग होता है। यहाँ तक कि अगर आपको वहां एक स्पेसिफिक जगह जाके अगर उसको दवाई देनी है, कुछ अलग चीजें देनी है, उसके लिए भी ड्रोन का उपयोग होता है। हर चीज के लिए आज ड्रोन का उपयोग उन्होंने बढ़ाया है। हमारे देश में भी बहुत सारी जगह पे अभी ड्रोन का उपयोग शुरू होने वाला है। तो आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि इस एविएशन इंडस्ट्री, इस एग्रीकल्चर में, इस कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। दोस्तों तो चलिए देखते हैं हमारे देश में क्या स्थिति है, हमारे देश में इस एविएशन इंडस्ट्री की क्या परिस्थिति है। तो सबसे पहले तो हमारे देश, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे देश में है। हमारे देश में भी इसकी शुरुआत जो हुई है वो बहुत पहले हुई है। सबसे पहला जो प्लेन वो 1911 में इलाहाबाद में जो जमुना नदी है उसके ऊपर उड़ाया गया, और वो भी एक कृषि प्रदर्शनी था जिसमें ही उड़ाया गया। तो कृषि और एविएशन, ये जो इंडस्ट्री, वो तो डे वन से साथ में ही है। हमारे देश में भी शुरुआत वो सिर्फ कृषि के लिए ही हुई थी, लेकिन जिनकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री हमारे देश में डेवलप हुई, और जो सही मायने में इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री के पिता माने जाते हैं, उनका नाम है JRD टाटा। दोस्तों कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे उद्योजक होते हैं कि जिनसे हम लोग बहुत प्रेरणा ले सकते हैं, और वो पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत सारा पैसा है इसलिए काम नहीं करते, वो एक पैशन समझ के काम करते हैं, वो एक सपना लेके काम करते हैं। उसमें से एक प्रेरणादायी अगर कुछ पर्सनैलिटी है तो उनका नाम है JRD टाटा। उन्होंने इस एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत, वो पहले है, उनकी कंपनी पहले की जिन्होंने पहला ये लाइसेंस लिया हमारे देश में एयरलाइन इंडस्ट्री का, और उन्होंने पहले खुद वो प्लेन चलाया, कराची से लेके बॉम्बे तक वो खुद प्लेन चला के लेके आए, और भारत का वन ऑफ द फर्स्ट, पहला जो एयरपोर्ट था वो जुहू में आज भी है मौजूद, वहां उन्होंने उसको उतारा था। तो एकदम डेडिकेटेड, एकदम पैशनेट इन्होंने उस टाइम पे इस टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी, और तब से हमारे देश में इस एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। और अभी आप देखोगे तो उसका क्रम कैसे हुआ है। तो सबसे पहले 1932 में टाटा एयरलाइन की शुरुआत हुई। जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, वैसे ही 1946 में एयर इंडिया इंटरनेशनल, यानी उनका टाटा का नाम उन्होंने बदल के एयर इंडिया रखा। 1948 में गवर्नमेंट भी उनको ज्वाइन हुई, PPP मॉडल जैसे, और 1953 में 53 में गवर्नमेंट ने इस पूरे इंडस्ट्री को, इस पूरे कंपनी को 100% का राष्ट्रीयकरण किया और देश की कंपनी बनाई। लेकिन फिर भी उसको पूरी तरह से चला रहे थे JRD टाटा। तो जो भी गवर्नमेंट की भी जो एयर इंडिया है उसको भी जो बढ़ाया वो JRD टाटा ने। उसको उसके बाद 1986 में प्राइवेट सेक्टर्स प्लेयर, उनको परमिशन मिली एयर टैक्सी के हिसाब से। 1994 में प्राइवेट जो करियर्स है उनको भी शेड्यूल्ड सर्विसेज, यानी जिस एयरलाइन में हम लोग जिस सर्विसेज की बात करते हैं उसमें वो सर्विसेज कर सकते हैं, ऐसी कंपनियां भी आप शुरुआत करते हैं, ऐसी उनको परमिशन मिली। ऐसे गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज चेंज की, और 2003 में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, और वो थी लो कॉस्ट एयरलाइन। आज की तारीख में हमारे यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे देखा जाए तो, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम अगर कोई कर रहा है, सबसे ज्यादा बिजनेस कोई कर रहा है, तो वो है लो कॉस्ट एयरलाइन। और उस लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत हुई 2003 में। और फाइनली अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास चला गया। तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। सभी लोग जो एयर इंडिया में काम करते हैं, उसके स्टेक होल्डर्स है, सभी लोग बेहद खुश है कि ये कंपनी फिर से एक बार ऐसे कंपनी के हाथ में चली गई जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो वसूल जो उनके होते हैं वो बहुत शानदार है। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत का बहुत बड़ा ये सेक्टर हो सकता है। आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसेंजर जो ट्रेवल करते हैं विमानों में, उस पे हम तीसरे स्थान के ऊपर, भले ही एज ए एविएशन इंडस्ट्री हम लोग 8वें स्थान के ऊपर है, लेकिन हम जितने ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो पहले अमेरिका, बाद में चाइना, तीसरे स्थान पे हम लोग हैं। दोस्तों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 153 ऐसे
एयरपोर्ट है जो वर्किंग में है, जो काम कर रहे हैं, जिसमें से 35 ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स करते हैं। और ये एयरपोर्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एयरपोर्ट्स 100% गवर्नमेंट के हैं, कुछ एयरपोर्ट्स 100% प्राइवेट के हैं, कुछ 100% मिलिट्री के इसमें, कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे कि जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल करती, जिसमें सिविल को अलाउड ही नहीं है। और कुछ ऐसे स्ट्रिप्स है जो दोनों ही मिलिट्री और सिविल दोनों इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रिप्स है कि जो सिर्फ 100% सिविल इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है। इस सेक्टर में दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाला। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा एविएशन इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है वो हमारे देश में हो रही है। यहां तक कि पिछले 15 सालों में अगर आप इसका एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखोगे तो इस ग्रोथ रेट में भी सबसे आगे भारत है। आज की तारीख में भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो हमारे यहाँ सिर्फ 153 नहीं तो 486 यानी 486 ऐसे एयरपोर्ट्स है, एक्चुअल है एयरपोर्ट्स है। 486 शहरों में हम लोग ये एयरलाइंस इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो एयर स्ट्रिप्स है, ये जो एयरपोर्ट्स है, इनको कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और जो इसकी पूरी योजना सरकार ने बनाई है, और ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इस हर एक एयरपोर्ट को लगभग 50 करोड़ की इसकी लागत, इसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने 2016 से एक स्कीम, एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है उड़ान। अभी उड़ान का अगर फुल फॉर्म आप देखोगे तो उसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो कैसे ये आम नागरिक जो है, जो आज ट्रेन में सफर करते हैं, बसेस में सफर करते हैं, कैसे दो छोटे छोटे टायर 2 सिटीज, यानी जो बड़े बड़े मेट्रोस है उसमें तो विमान सेवा है ही, लेकिन जो छोटे छोटे शहर है उसमें कैसे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे 400 शहरों को जोड़ने का लक्ष्य इस स्कीम या इस योजना के द्वारा रखा गया है। और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी रखे हैं, यानी बहुत सारी योजनाएं रखी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आपकी कंपनी है, अगर आप ये काम करना चाहते हो, इसमें एयरलाइन डेवलप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें है। यानी 49% आपकी कंपनी की जो इक्विटी है, आप डायरेक्टली बाहर से पैसा ऑटोमेटिक क्लियरेंस से आप लेके आ सकते हो। तो कितनी भी बड़ी कंपनी का आप निर्माण कर सकते हो और पैसा बाहर से ला सकते हो, इन्वेस्टमेंट बाहर से ला सकते हो। दूसरा, ये इसमें जो कस्टम ड्यूटी जो पहले 2.5% थी, वो अभी उन्होंने पूरी तरह से हटा दी है। और उन्होंने कस्टमर के लिए एक टारगेट रखा है कि उनका जो फेयर है, जो उनका जो खर्चा है, जो टिकट है, वो टिकट 2,500 रुपया 1 घंटे का अगर प्रवास है तो उसके लिए मैक्सिमम 2,500 रुपए तक होना चाहिए। एक तो 1 घंटे का, नहीं तो 500 किलोमीटर, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट ने रखा। और इस तरह से लगभग गवर्नमेंट ने 108 एयरपोर्ट्स अभी वो इसको डेवलप कर रही है। लेकिन इसके हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एग्री उड़ान स्कीम। दोस्तों, एग्री उड़ान स्कीम यानी गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि अभी इस एग्रीकल्चर को, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल दुनिया में हमारे देश में है। तो एग्री उड़ान स्कीम की योजना ये है कि हर मैक्सिमम ये जो शहर है, छोटे छोटे शहर है, जगह है, उनको एयरलाइन से कनेक्ट करना, और जो भी हम लोग एग्रीकल्चर का उत्पादन करते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह फास्ट इस एयरलिफ्ट से, यानी इस एयरक्राफ्ट से, इस हवाई जहाज से, हवाई वाहतुक से एक जगह से दूसरी जगह यानी मार्केट में लेके जाए। तो आज हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आज हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने वाले ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स करने की बात कर रहे हैं, 100% ऑर्गेनिक चीजों की बात कर रहे हैं, हम लोग फ्यूल की बात कर रहे हैं। ये सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे देश में इस पूरी इंडस्ट्री का स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो 8वें स्थान पे हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में है, लेकिन हमारा पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे ये मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास ये जो आज की तारीख में रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, ये सभी लोग इसमें आ सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा
इकोनॉमिकली हम लोग ने वायबल किया, तो ये पूरी इंडस्ट्री में इतने बड़े लेवल पे ग्राहक कस्टमर्स हमें मिल सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। और दूसरा कारण है कि हमारा एक बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा महान देश है, हमारी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। और हमारी पूरी, अगर आप रीजनल भी डाइवर्सिटी देखोगे तो बहुत ज्यादा है। आज बम्बई में हम लोग काम करते, तो बम्बई में मेरे साथ काम करने वाले एक शख्स थे जो नाबार्ड में काम करते थे, वो पूरी जगन्नाथपुरी वहां के रहते थे, कोई आसाम से रहते थे, कोई यूपी में रहता है। आजकल आज की तारीख में भी अगर आप यूपी और ऐसी जगह पे ट्रेन से जाओगे तो 30-30 घंटे 35 घंटे लगते हैं। और अगर आपको ट्रेन का नेटवर्क विकसित करना है, रोड का विकसित करना है, तो उसके लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप एविएशन की बात करते हो तो बहुत कम, आई मीन कंपैरेटिवली कम पैसों में ऐसी जगह पे एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। और ये सभी लोग आज की तारीख में इस एयर फ्लाइट से वहां जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा पोटेंशियल आज हमारे देश में है। लेकिन हमारे सेक्टर में कई सारे चैलेंजेस भी है। हम लोगों ने देखा है कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चालू हुई और बिजनेस नहीं कर पाए। कई सारे ऐसे एग्जांपल है जो उन्होंने शुरुआत भी अच्छी की थी लेकिन बिजनेस नहीं कर पाए। तो क्या कारण है, क्या रीजन है कि एक ऐसी जगह पे जहां इतना अच्छा पोटेंशियल है, इतने सारे लोग हैं जो बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, और डोमेस्टिक एयरलाइन, इंटरनेशनल को छोड़िए लेकिन एटलीस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन जहां इतना बड़ा स्कोप है वहां बिजनेस नहीं हो रहा है। तो उसके कारण में से नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है फ्यूल। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम ये जो ईंधन है, हम लोग पूरी तरह से बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, और बहुत बड़ी मात्रा में ये फ्यूल लगता है जो मैं आपको बताने वाला है। और जिसकी वजह से ऐसे समझिए कि आप एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक 5 बसेस 10 बसेस ली और आप एक शहर से लेके दूसरे शहर से वो फ्लीट चला रहे हो। तो आज की तारीख में भी जो भी ऐसी बसेस का बिजनेस कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं, 70 से 80% जो खर्चा है ना वो सिर्फ फ्यूल पे जा रहा है, ईंधन के ऊपर जा रहा है। लोगों का जो उनकी सैलरी देना, बाकी कुछ करना वो तो अलग है, लेकिन सिर्फ फ्यूल के ऊपर 70 से 80% खर्चा है। सेम इज द केस विथ एविएशन। जैसे ट्रकों को संभालना, बसों को संभालना जैसा बिजनेस, वैसे ही इन विमानों को संभालने का बिजनेस है। दूसरा क्या है कि ये पूरी इंडस्ट्री की जो पूरे सभी जो चीजें हैं वो सभी बाहर से आती है। विमान जो है वो बाहर से बनते हैं, इसके पूरे जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो बाहर से बनते हैं। इसके अगर कुछ सेल है, सर्विस है, वो बाहर से मंगानी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो इसीलिए जब भी ये मंगा 100% हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बाहर के लोगों के ऊपर। और वो जब भी आते हैं तो उनको जो पैसा देना होता है तो बहुत ज्यादा पैसा देना होता है, क्योंकि हमारा जो रुपीज है वो डॉलर के कंपैरिजन में वीक है। दूसरा, इसकी बहुत फिक्स्ड हाई कॉस्ट है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां आप बिजनेस करो ना करो, आपका कंपनी चालू है नहीं चालू है, लेकिन आपकी जो कंपलसरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अभी हमने देखा पिछले 1.5 साल में कोरोना की वजह से ये एविएशन इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट बंद थी, और मॉल थिएटर्स, ये मल्टीप्लेक्सेस थिएटर्स हम देख, और कितने सारे रेस्टोरेंट्स, कितने सारे ऐसे हैं कि जो चालू ही नहीं हुए अभी तक, लेकिन इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। यानी अगर आपने मॉल में दुकान लिया है तो उसका रेंट देना ही है। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट के लिए बैंक से कर्जा लिया ऊपर से, तो बैंक तो चालू ही है ना। पिछले 1.5 साल में आपकी दुकान बंद है, आपका बिजनेस बंद है, धंधा बंद है, होटल बंद है, तो इसकी वजह से बैंक नहीं बोलते ना कि आप EMI मत दो, वो चालू है। वहां की जो कंपलसरी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी है वो चालू है। तो ऐसे कई सारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। वो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे इधर होते हैं वैसे ही बहुत बड़ी मात्रा में इस एविएशन इंडस्ट्री में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये इंडस्ट्री ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट है, और जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस तरह से ये क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे बाढ़ आ रही है, सूखे पड़ रहे, जो तूफान आते हैं, उस तूफानों की वजह से भी ये एयरलाइन टाइम पे उसका शेड्यूल नहीं होता और बिजनेस इफेक्ट होता है। सिक्योरिटी कंसर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो इस इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन या नेशनल ट्रांसपोर्टेशन,
इसमें बहुत बड़े लेवल पे लोग स्मगलिंग अलग चीजें करते हैं। लोग जो आतंकवादी या ऐसे ऐसे चीज लोग हैं वो दूसरी जगह जाली पासपोर्ट या कुछ लेके वहां से निकल जाते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा उस एयरलाइन को, उस बिजनेस को करना पड़ता है। तो ये तो थे ऐसे रीजंस कि जिसकी वजह से बिजनेसेस काम नहीं करते। लेकिन हमारी पूरी जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री उसको अगर आप देखोगे तो हमारे सामने तो ऐसे एग्जांपल है कि जो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बिजनेसेस चालू की लेकिन वो कर नहीं पाए। अभी किंगफिशर, आपका किंगफिशर का एग्जांपल लीजिए। ये कंपनी जिस तरह से लॉन्च हुई, इमीडिएटली ये कंपनी देश की दूसरे स्थान के ऊपर काम करने वाली कंपनी बनी। बहुत अच्छा, कस्टमर को ऐसी सर्विस मिल रही थी कि जो सर्विस वो बहुत बेहद खुश थे, कस्टमर खुश थे, सब कुछ अच्छा काम कर रहा था, बिजनेस भी बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन कैसे उसके प्रमोटर, ओनर कैसे किसी कंपनी को बुड़ा देते हैं, इसका एग्जांपल है किंगफिशर। किंगफिशर में जब बिल्कुल जरूरत नहीं थी उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की। यानी डोमेस्टिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने वो एक्सपांशन केस में इंटरनेशनल की शुरुआत की जब जो वो ज्यादा खर्चा कर रही थी और उसमें प्रॉफिट बहुत कम था। बाद में एक्सपांशन के नाम के ऊपर उन्होंने एयर डेक्कन इस कंपनी को अपने साथ लिया, कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे कुछ डिसीजन थे और बाद में जिसके लिए पैसे लिए वो उसके लिए खर्च नहीं किया। तो अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, वो उन्होंने बंद किया। ऐसे ही एक स्टोरी है जेट की। जेट में भी एक्चुअली एज सच बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 25 साल ये कंपनी दुनिया की, देश की एक नंबर कंपनी करके काम कर रही थी। लेकिन ऐसे ही कुछ डिसीजंस जो प्रमोटर्स है उसकी वजह से ये कंपनी आज वो काम नहीं कर रही। लेकिन इसके साथ कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, और ऐसा एग्जाम्पल है एयर डेक्कन। एयर डेक्कन, जैसे मैंने कहा कि लो कॉस्ट एविएशन की शुरुआत भारत में इस कंपनी ने की। कम से कम खर्च है जिसे हम लोग और इस कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया। जैसे हम लोग आपको बोलते हैं ना कि हर कोई चीज हम लोग जब बिजनेस में करें, हम लोग देखते हैं, हमें लेट अस सी कि हम लोग देखें कि कैसे हम लोग खर्चों को कम करें, कैसे कम से कम पैसों में इस कोई चीज को करें। अभी इसका ये कारण नहीं कि हमारे पास पैसे ज्यादा है कम है, वो नहीं है। ये उस जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस करने का तरीका है, वो इंपॉर्टेंट है। एयर डेक्कन ने डे वन से ये देखा कि कैसे मैं कम से कम खर्चे में, कम से कम पैसों में, कम से कम टिकट में लोगों को हवाई यात्रा कराओ। उन्होंने देखा ही नहीं उन लोगों की तरफ कि जो लोग ऑलरेडी हवाई यात्रा कर रहे थे, उन्होंने तो उन लोगों की तरफ देखा जो हवाई जहाज में कभी बैठे नहीं थे। ऐसे लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इस हवाई जहाज कराऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो, इस तरह से उन्होंने ये किया। और डे वन से सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी थी एयर डेक्कन। दोस्तों, ऐसे ही एक अच्छा एग्जांपल है साउथ वेस्ट एयरलाइन का। अमेरिका में जब आतंकी हमले हुए और उसमें वो जो 2 वर्ल्ड टावर वो गिराए गए, उसके बाद कई महीनों तक कोई भी एयरलाइन कंपनी काम नहीं कर रही थी, लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे, इतना खौफ सभी इसमें था। बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया काम से, लोगों की सैलरी नहीं दी, ऐसा सब कुछ हुआ। ये पूरी दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट ऐसी एयरलाइन है, लो कॉस्ट एयरलाइन है साउथ वेस्ट। इन्होंने इस पूरे टाइम में ना किसी लोगों को, अपने कर्मचारी को निकाला, ना किसी की सैलरी कम की, कुछ भी नहीं किया। अभी हमको कहाँ मालूम था कि पिछले 1.5 साल में, 2 साल में कोरोना होने वाला है, नहीं मालूम था। अचानक से कोरोना आ गया और कितने सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थे बिजनेस है वो ठप हो गए। तो बिजनेस करने का तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दो, वो प्रॉफिट अपने यहां रखो और जो प्रॉफिट फिर ऐसे समय में इसका यूटिलाइज करो। तो ऐसा बहुत अच्छा एग्जांपल इस साउथ वेस्ट एयरलाइन का है। और एक बहुत अच्छी मूवी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप देखिए, ये एक पढ़ाई का इसका भाग समझिए। जैसे मैंने कहा कि एयर डेक्कन इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी, लेकिन कैसे इस एयर डेक्कन कंपनी को चालू किया, कैसे उस एंटरप्रेन्योर, वो जो कैप्टन गोपीनाथ जिन्होंने इस कंपनी को निर्माण किया, चालू किया, किन मुश्किलों का, चुनौती का उन्होंने सामना किया, और किस तरह से एक इंसान एंटरप्रेन्योर
कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, अगर ये आपको देखना है तो कंपलसरी ले पढ़ाई समझ के ये मूवी आप देखिए जिसका नाम है उड़ान। ओरिजिनल साउथ की मूवी है लेकिन हिंदी में अवेलेबल है और वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और अभी देखते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, जेट फ्यूल। अभी ये जेट फ्यूल है या एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल है क्या? तो दोस्तों जैसे गाड़ियां के लिए पेट्रोल डीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये सभी प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है, जो हवाई जहाज है, वो चलते हैं एटीएफ के ऊपर, जेट फ्यूल के ऊपर। और कहां से आता है ये जेट फ्यूल या एटीएफ? ये भी आता है अपने क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से लगभग समझे कि आज की तारीख में अगर आप किसी को भी ग्रॉस पूछेंगे तो 4 से 5% इतना एटीएफ बनता है, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन ये जो रेंज है वो 4 से 10% तक भी है। इसका कारण यह है इस एटीएफ के अनेक प्रकार है। हमने देखा कि डीजल के, पेट्रोल के कैसे कितने प्रकार होते हैं, तो 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो आम साधारण डीजल पेट्रोल और एक दूसरा प्रीमियम, ऐसे 2-3 प्रकार हो सकते हैं। लेकिन इस एटीएफ के जेट फ्यूल के 2500 प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। आप गूगल करोगे, आप पढ़ाई करोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। और इसका कारण यह है कि ये जो हवाई जहाज है वो अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि मिलिट्री की खुद की अपनी एक इंडस्ट्री है, और रेगुलर में भी आप देखोगे तो लोगों के लिए, कार्गो के लिए, और अलग अलग जगह में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऐसी कई चीजें हैं। इसलिए उनको अलग कंपोजिशन वाले, अलग एप्लीकेशन वाले उनको फ्यूल्स लगते हैं, जेट फ्यूल। इसलिए इस जेट फ्यूल के 2500 प्रकार है। बहुत सारे जेट फ्यूल कॉम्बिनेशन में, यानी डीजल केरोसिन को ब्लेंड करके ऐसे भी तैयार होते हैं। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे मेजर कॉस्ट ये फ्यूल का ही है। और अगर हम लोग अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो कॉस्ट है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फ्यूल का ही है। क्योंकि ऑन एन एवरेज जो कोई एयरक्राफ्ट होता है, जो विमान होता है, उसकी जो टंकी होती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 13,250 लीटर इतनी होती है। ये ऑन एन एवरेज है, कम ज्यादा सब कुछ है इसमें। बड़ा एयरक्राफ्ट हो सकता है, छोटा एयरक्राफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर उस टंकी को आप फुल करें तो आज के तारीख में ये जो एटीएफ का रेट है वो है 79 रुपीज, 79 रुपीज 1 लीटर। तो अगर आपको 13,000 लीटर 13,250 लीटर डलवाना है, टंकी फुल करनी है, तो 11.25 लाख इतने रुपए सिर्फ वो ईंधन को लगते हैं। और फिर आपकी कितनी ट्रिप होते हैं, कहां से होती है, कितने लोग उसमें बैठते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड है इस एविएशन इंडस्ट्री का, अगर मैं दुनिया में देखूं, अगर हम लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाला ये सेक्टर है, जरूरत है। आप बिजनेस कर, हमारे यहाँ भी हम लोगों ने अभी एग्री उड़ान शुरू किया है, तो जरूरत है। चाहे वो कृषि का उत्पादन हो या किसी दूसरी इंडस्ट्री का उत्पादन हो, लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा तैयार किया हुआ माल कस्टमर तक पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस जेट फ्यूल के माध्यम से होता है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग एमिशन, जो पोल्यूशन होता है, वो इस विमानों की वजह से होता है, एयरक्राफ्ट की वजह से होता है। आप सोचिए, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी माध्यम है, जितनी भी गाड़ियां दुनिया में है, जितने भी समुद्र में चलने वाले जहाज है, जितनी भी ट्रेनें हैं, इस सब कुछ मिला के जितना पोल्यूशन होता है ना, अभी उसके कंपैरिजन में ये जो है एयरक्राफ्ट, वो तो कितने कम है। फिर भी इनका जो पोल्यूशन है वो 12% है। और आप सोच नहीं सकते, लेकिन पूरे सभी जो एयरलाइंस, सभी जो इंडस्ट्री इसमें काम करती है, सबसे बड़ा चैलेंज आज उनके सामने ही है। उनके देश, हमें पता है कि सभी ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, सभी देश सरकारें उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप इसको कम करो, पोल्यूशन को कम करो। दुनिया के लेवल पे बहुत सारे लोग अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आप अगर आप यात्रा करते हो तो इतना बड़ा पोल्यूशन होता है। यानी अगर मैं यहां से दिल्ली चला जाऊं तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2-3 महीने मेरे घर का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सिर्फ मेरे एक आने जाने से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें होता है। तो पूरी दुनिया में ये कंसर्न बन चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करें। और इसीलिए इसका एक सोल्यूशन, अगर पूरी दुनिया में जिस सोल्यूशन की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, उस सोल्यूशन का नाम है बायोफ्यूल। अभी
चारा ही नहीं है, अभी ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा दूसरा कुछ ईंधन इस्तेमाल करने का। ऐसी परिस्थिति, ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति हम लोग सब जानते हैं, क्या हो रहा है सब लोग जानते हैं। अभी कंपलसरी बायोफ्यूल इस्तेमाल ही करना है, ऐसा भी पूरा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम छोड़िए, अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं। ये बायोफ्यूल दुनिया में जो बायोफ्यूल से ये हवाई जहाज चलता है उसको कहते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF। ये बेचा जाता है, ये बायोफ्यूल तैयार किया जाता है, उसको SAF कहते हैं। पूरी दुनिया में ये SAF नॉर्मल जो जेट फ्यूल होता है, ATF होता है, उससे 2 से 3 गुना महंगा है। फिर भी अगर आप देखोगे तो इतने बड़े लेवल पे इसकी डिमांड अभी बढ़ चुकी है, क्योंकि कई सालों से ये जो इतना बड़ा पोल्यूशन करती है सबको पता है। लगभग 20 सालों से इसके ऊपर इतना काम हुआ है कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट, सभी प्रकार के विमान, हेलीकॉप्टर, सब कुछ उन्होंने 100% बायोफ्यूल के ऊपर चलाए। 2%, 5%, 10% ब्लेंडिंग से लेके 100% बायोफ्यूल के ऊपर आज हर एयरक्राफ्ट चलता है। और इसमें ऐसी कंपनी जो अभी इस बायोफ्यूल का निर्माण करती है वो तो इतना बिजनेस कर रही है, उसका एक नाम है नेस्टे ऑयल। दोस्तों दुनिया में ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां की, जिन्होंने कसम खाई है कि वो 100% बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे उनके विमानों में। ऐसी कंपनियों में नाम है बड़े बड़े कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, और अभी हाल ही में अमेजॉन ने भी वो डिक्लेयर किया कि वो 100% SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करेंगे। और ये तैयार करने वाली और इनको देने वाली सबसे बड़ी कंपनी आज की तारीख में है, वो है नेस्टे ऑयल। नेस्टे ऑयल इस फ्यूल का निर्माण करती है और इनको देती है। और नेस्टे ऑयल की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, अगर उसके आप देखोगे कि क्या आने वाली प्लानिंग है, तो पूरा फोकस उनका बायोफ्यूल के ऊपर है। दोस्तों बायोफ्यूल ये कंपलसरी है आने वाले दिनों में फॉर एविएशन इंडस्ट्री। हमारे देश में भी आप देखोगे तो 2000 यानी 5, 7, 6 से लेके हर हवाई जहाज हमने इतनी सारी ट्रायल ली है कि ये बायोफ्यूल पे ये सभी तरह के हवाई जहाज चलते हैं। और हमारी एविएशन इंडस्ट्री भी इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। आप भी हम लोग सभी पेरिस एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज है। इतना बड़ा प्रॉब्लम इस आज ग्लोबल वार्मिंग का है, तो ये कंपलसरी हर इंडस्ट्री, एयरलाइन की कंपनियां भी, जैसे स्पाइस जेट, इन्होंने आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान से बायोफ्यूल को लेके रखा है कि 100% सभी उनकी जो गाड़ियां है, सभी जो एयरक्राफ्ट है, वो बायोफ्यूल के ऊपर चलेगी। दोस्तों लेकिन ये बायोफ्यूल आता कहां से? ये SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आता कहां से, कैसे बनता है ये? तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो ग्रीन, वो है अलगे। ये जो जेट फ्यूल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, मैंने जैसे कहा कि ये डीजल केरोसिन से सिमिलर प्रॉपर्टीज इसकी होती है, तो इसको 100% रिप्लेस किया जा सकता है बायोडीजल के साथ। और आज जो रॉ मटेरियल है, जिससे ये SAF बनाया जाता है, जैसे नेस्टे ऑयल ये जो कंपनी वो बनाती है अलगे से। हम भी, MCL भी ये कर सकते। ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। 100% हम लोग पूरी तरह से, यानी अगर इसको जेट्रोफा से बनाना है, अगर इसको वेस्ट ऑयल से बनाना है, यानी जो यूज करते हैं ना घर का ऑयल, बार बार यूज करने के बाद वो काला ऑयल बन जाता है, उसको भी 100% हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं SAF में, वेस्ट ऑयल को। कोई भी वेजिटेबल ऑयल, कोई भी, हम लोग इसको 100% कन्वर्ट कर सकते हैं SAF में। ये ऑयल के लिए हम लोग जेट्रोफा भी लगा सकते हैं, इस ऑयल की खेती के लिए हम लोग अलगे भी कर सकते हैं। 100 एकड़ में जेट्रोफा जितना ऑयल देगा ना, उतना अलगे 1 एकड़ में देगा। और ये पूरा ऑयल हम लोग 100% इस फ्यूल में कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। दोस्तों आपको पता नहीं, ये बायोफ्यूल अगर हमने इसका सिर्फ ईंधन ही बनाया हमारे देश में, तो हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री की तरक्की कितनी बड़ी हो जाएगी। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी इंडस्ट्री, ये एविएशन इंडस्ट्री का हमारे देश में, वो है फ्यूल। अगर उसका हमने ख्याल रखा, सिर्फ उसको चेंज किया, अगर हमारे किसान इसको बनाने लगे,
तो आप सोच नहीं सकते दुनिया के नंबर 1 पे भी हम लोग एविएशन इंडस्ट्री को लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक तो हम तो हमारी गाड़ियां हमारे से वाहन चलाएंगे, पूरी दुनिया को देंगे ना हम लोग। 3 गुना ज्यादा रेट के ऊपर वो खर्चा वो ले रहे ईंधन, विमान का ईंधन, तो हम लोग उनको दे सकते हैं। और इसीलिए इसका जो फ्यूचर है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो एमसीएल है। दोस्तों, एमसीएल के कुछ प्लांट डेडिकेटेड 100% ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ एटीएफ तैयार करेंगे, एटीएफ को रिप्लेस करने वाला एसएफ तैयार करेंगे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। कैसे करना है, क्या करना है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए आप, 100% एक्सपर्ट है हम लोग इसमें, एमसीएल। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सस्टेनेबिलिटी जब भी लोग बोलेंगे तो उसका फ्यूचर सिर्फ एक ही है, वो है हमारा भारत देश। और यही भारत देश आने वाले दिनों में हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी कैसे लानी है, क्या करना है और किस तरह से बिजनेसेस करना है, ये सभी पूरी दुनिया को दिखाएंगे और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। एविएशन इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है कि हम सब मिलके इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, इस सेक्टर को दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर लेके जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स फ्यूल में, जैसा मैं कहता हूं कि ये हम लोग पूरी दुनिया के लिए 20% फ्यूल बना सकते हैं, ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, लेकिन एटीएफ में भी जो जिसको रिप्लेस करना है एसएएफ से, एसएएफ बहुत बड़ी मात्रा में एमसीएल तैयार करके पूरी दुनिया को दे सकता है। तो फिर से मैं आप सभी को इस बिजनेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। तो श्याम सर ने कहा पूरी दुनिया को जो एसएफ है वो हम देंगे। जी हाँ, ये आज अगर आप देख रहे हैं कि लास्ट कुछ सीजन से जो श्याम सर में समझा रहे हैं, फ्यूल, बायोफ्यूल, क्लीन फ्यूल्स एंड उनका रिलेशंस विद द एग्जिस्टिंग यूज ऑफ द फ्यूल। और आज हमने श्याम सर के माध्यम से, श्याम सर ने जो समझाया है वो एक अलग क्षेत्र था, एटीएफ, विमान का ईंधन, और उस क्षेत्र में भी एमसीएल क्या जादू करेगा, एमसीएल क्या फ्यूचर दिखाएगा, एमसीएल कहाँ जा रहा है, ये आज शायद बहुत सारे लोगों को तस्वीर साफ दिखाई देती होगी। लोग कहते हैं कि हमारा बायोफ्यूल कहाँ यूज होगा। मैं पूछता हूँ कि बायोफ्यूल कहाँ नहीं यूज होगा। बायोफ्यूल हर जगह पे यूज होगा। कल तक हम जमीन के ट्रक की बात कर रहे थे, तो आज हवा की बात कर रहे हैं, हवा में भी बायोफ्यूल यूज होगा। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। और ये सिर्फ कमर्शियल नहीं है, श्याम सर ने बताया कि कैसे हवा में जो विमान जेट फ्यूल यूज कर रहे हैं वो सीधा एनवायरमेंट के ऊपरी हिस्से पर इतनी बड़ी तादाद में, मात्रा में पोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हमारा ना कि कमर्शियल, बट इट इज आवर सोशल एंगल टू। थैंक यू वेरी मच सर। It was a great learning for all of us today, and it has taught us कि whatever future MCL is drawing, we are going towards a great vision and a great way. Thanks again. It was a masterly presented topic, sir, and it has given us the whole view and the picture of this aviation sector. Thanks again. And this is happening when Tatas are taking care of Air India again, and you told us that it is a circle is completed. But in this circle, now we'll fill more colors with the medium of MCL. Thank you very much. We miss Prachi Madam today, but her stories are always inspiring. And I thank all our MCL channel partners, MVP owners, MP owners, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, and all the farmers who are associated with MCL. Thank you very much. तो बार बार ये मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि आज हम MCL में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत जवाबदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सही मायने में सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Lavesh sir. And yes, we really missed Prachi madam today. लेकिन surely हम उनसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे. And thank you
डॉक्टर श्याम सर, आज आप लोगों ने शायद शुरू होते ही सोचा होगा कि हम एविएशन इंडस्ट्री के बारे में क्या जानना चाहते हैं, लेकिन अंत में आपको पता चल चुका होगा कि विजन क्या है। दोस्तों, एसएफ के बारे में जो श्याम सर ने कहा, सस्टेनेबल फ्यूल, दोस्तों आने वाले दिनों में एसएफ का मतलब एमसीएल होगा, सस्टेनेबिलिटी का मतलब एमसीएल होगा। दोस्तों, पोटेंशियल और जो स्कोप है इस इंडस्ट्री में, इसे हम एमसीएल कवर करने वाली है और इसका अहम हिस्सा आप सभी लोग होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो, उसी वजह से एमसीएल आने वाले दिनों में न कि अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए 20% ऑयल हम दे सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हर शुक्रवार इस वेबिनार को अटेंड किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में और आने वाले दिनों में इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रो होगी इसके बारे में आपको मिल सके। कृपा करके आप अपनी सेहत का और अपने एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एमसीएल टीम का, आप सभी का। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, यहां पर ये घोषणा करता हूं कि आज का यह सेशन, ये वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।